Hello students, good morning to all of you. I am Duswant, your chemistry teacher, and today in unit number 2 we will further discuss about the photoelectric effect. जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी का ही आगे मैथमेटिकल पोर्शन और ग्राफिकल पोर्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था जब भी कोई फोटोन जिसकी एनर्जी कंसीडर की गई थी ई एनर्जी का फोटोन फॉल करता है किसी भी मेटालिक सरफेस पे या लाइट सेंसिटिव मटेरियल के सरफेस पे, देन देयर इज एन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो और इस इलेक्ट्रॉन का नाम रखा जाता था फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। मैंने बोला कि किसी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एनर्जी का फोटोन जब भी किसी मेटालिक सरफेस पे फॉल करता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, पर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ रिक्वायर्ड एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिक्वायर्ड एनर्जी फोटोन? रिक्वायर्ड एनर्जी फोटोन, इस बात का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है? देखिए, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी ना किसी एनर्जी से जरूर बाइंडेड होता है। अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी से, जितने फोर्स से वो इस सरफेस के साथ बंधा हुआ है, जिस फोर्स के साथ वो बाइंडेड है यहाँ पे, उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे तब तक वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट नहीं होगा। लाइक एक एम्प्लॉय किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है, उसको पर्टिकुलर पेमेंट मिलती है। अगर आप उस इंडस्ट्री से उसको दूसरी इंडस्ट्री में लेके जाना चाहते हो तो आपको एट लीस्ट जितनी सैलरी उसको वहां मिल रही है उतनी या उससे ज्यादा सैलरी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके वो पर्सन एक से दूसरी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो सकता है, शिफ्ट। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड विद द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड विद द मेटल सरफेस विद एन एनर्जी ऑफ ई नॉट। मैंने कितना मान लिया उस एनर्जी को, ई नॉट। इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड विद मेटल सरफेस विद एन एनर्जी ऑफ ई नॉट, देन you have to supply the photon of energy greater than E naught or equal to E naught, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो सकता है। ये कहता है कि मेटल के साथ, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो फोटोन है वो कम से कम फोटोन कितनी एनर्जी का होना चाहिए, 20 का, या फिर 21 या फिर 22। मिनिमम आपका फोटोन कितनी एनर्जी का होना चाहिए, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस पे पर्टिकुलर एनर्जी के साथ बाइंडेड होता है। आपको अगर उस इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट करवाना है तो मिनिमम वो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो सकता है, इजेक्ट। द एनर्जी विद an electron is binded to metal surface, electron binded to the metal surface is known as work function of metal, generally represented by symbol E naught। समझ में आया जी, what is the work function? वर्क फंक्शन का मतलब है द एनर्जी और द फोर्स विद विच एन इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड टू द मेटल सरफेस। जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को आप निकालने वाले हो उस सरफेस के साथ इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाइंडेड है, तो उसको क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन ऑफ द सिस्टम। एंड दिस एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट यू हैव टू supply, this is the minimum energy that you have to supply to eject an electron. That's why this energy is sometimes also known as threshold energy. This is the minimum energy, this is the minimum energy that has to be supplied, to eject an electron, from metal surface, तो इसका नाम एक और रखा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। ऊपर भी ई नॉट लिखा, नीचे भी ई नॉट लिखा, यानी सीधी सी बात है उसी एनर्जी का नाम वर्क फंक्शन है और उसी एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी। थोड़ा सा चेंज है, कैसे? जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाइंडेड है मेटल सरफेस पे, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। बट
मुझे कितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने के लिए, उसका नाम क्या बोल दिया जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सिर्फ डेफिनेशन का फर्क है, एनर्जी वही सेम क्या होती है, ई नॉट। क्लियर? नाउ लेट्स कंसीडर किसी भी सरफेस का वर्क फंक्शन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी भी सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, ध्यान से समझना उसको, वो है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मैंने कितना बताया इसका, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब फोटोन की एनर्जी, वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट होता है ई नोट से, फोटोन जो फॉल कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, ई। क्लियर? तो ये कहता है, आप देखो एक फोटोन आता है जिसकी एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा? फोटोन ऑफ एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट falls on a metal surface whose work function is 20 electron volt. Is there any kind of photoelectric effect? नहीं। कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम 20। यहाँ पे आता है 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आता है, 20, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑब्वियस 20 ही रिक्वायर्ड था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सही है जी। अब तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि अगर आपके सरफेस का वर्क फंक्शन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपको एट लीस्ट कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स मीन E should be greater than or equals to E0 for photoelectric effect, should be greater than or equals to कितना, E0, वर्क फंक्शन ऑफ द सिस्टम, है ना। अब लिखो, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मुझे चाहिए था सिर्फ कितना, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फोटोन आ गया यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, 25 का। तो कहता है ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम आता है किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने, यानी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट करवाने के लिए। बाकी कितनी एनर्जी बची, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल कन्वर्ट एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको निकालने के काम आया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, भाई 20 चाहिए था, 20 का फोटोन है, कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात को चेक करो एक बार। क्लियर है जी। तो अगर किसी फोटोन की एनर्जी कितनी है, E, क्लियर है, कितनी एनर्जी है, E, तो ये एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पे। एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने, कितना, E नोट, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। E इज इक्वल्स टू E नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बच्चे को आपने कुछ सामान मंगवाने के लिए 100 रुपीज दिए और सामान आया आपका 70 रुपीज का, तो 30 रुपीज हो सकता है वो बच्चा खुद के पास रख ले, कुछ और खाने का ले गए। सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है। एनर्जी चाहिए थी कितनी, E नोट, आपने फालतू दे दी। एनर्जी उसको चाहिए थी सिर्फ 20, वो आपने दी कितनी, 25। तो 20 का तो वो क्या कर लेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बची एनर्जी कितनी, 5, उसके साथ वो मस्ती करेगा, उसके साथ वो चलना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ये इक्वेशन बनती है E इज इक्वल्स टू E नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तीनों टर्म्स आई थिंक क्लियर है। E का मीनिंग होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। दूसरा होता है जी E नोट। E नोट का मतलब होता है वर्क फंक्शन, जिसको समटाइम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, काइनेमेटिक्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकला है उसका नाम क्या होता है, जनरली फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या है ये एनर्जी। अब मुझे ये भी पता है, प्लैंक्स थ्योरी कल पढ़ी थी कि एनर्जी हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती, डिस्क्रीट होती, कंटिन्यूस नहीं होती।
पढ़ा था नहीं ये कॉन्सेप्ट कि एनर्जी इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स और द क्वांटम, एंड दिस फोटॉन्स हैव एनर्जी h न्यू। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है h न्यू, तो E की जगह पे लिख दिया h न्यू बराबर h न्यू नोट, और प्लस में फिजिक्स में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जाती है जनरली, हाफ mv का स्क्वायर। तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में भी मिल सकती है, आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन मिल सकती है। ओके, क्लियर है कंसेप्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को कैसे सपोर्ट करता है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जब भी कोई रेडिएशन किसी सब्जेक्ट पे गिरती है, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, तो मेरे हिसाब से तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। एक इंसान चल रहा है, एक इंसान चल रहा है या एक कार चल रही है, उस कार पे रेडिएशन गिरने लग रही है, क्या इस कार की स्पीड में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। इस कार की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा अगर उसके ऊपर रेडिएशन गिर रही है, उसके ऊपर फोटोन गिर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब भी कोई फोटोन ऑफ लाइट गिरती है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाए, और ऑब्वियस सी बात है होती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पे एनर्जी गिरती है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में, जहां वो अनस्टेबल होते हैं, वापिस आते हैं ग्राउंड स्टेट पर, कुछ एनर्जी एमिट करते हैं। अगर वो विजिबल रीजन की होती है तो हमें कलर दिखाई देता है। तो सीधी सी बात है, ये जो फोटॉन्स होते हैं इनका इफेक्ट किन पे पड़ता है? इलेक्ट्रॉन पे। किन पे पड़ता है? एटम्स पे। किन पे पड़ता है? प्रोटॉन पे। किन पे पड़ता है? मॉलिक्यूल्स पे। यानी छोटी चीजों पे इनका क्या पड़ता है? असर। बड़ी चीजों पे इनका असर नहीं पड़ता। इनको कलेक्टिव फॉर्म में एक नाम दिया जाता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। और ये सिस्टम कौन से होते हैं? मैक्रो। एक क्रिकेट की बॉल मूव कर रही है, एक क्रिकेट की क्या मूव कर रही है? बॉल मूव कर रही है। इस क्रिकेट की मूविंग बॉल के ऊपर आई थिंक फोटॉन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक छोटे लेवल पे जाके देखो क्रिकेट की बॉल के इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन और मॉलिक्यूल्स पे उसका इफेक्ट, वो इफेक्टेड होते हैं किससे? फोटॉन से। एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, एक मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल के ऊपर एनर्जी गिरी, हो सकता है उसके सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया हो बाहर, है ना। ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में चला गया हो, ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया हो? एक्साइटेड स्टेट में। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? फोटोन ऑफ लाइट आके गिरता है, इलेक्ट्रॉन से टकराया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? वहां से इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो गया? इजेक्ट। तो मतलब जो रेडिएशन आई उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन पे क्या अप्लाई किया? फोर्स, बाय सप्लाइंग एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी मास होगा तो ही वो इलेक्ट्रॉन पे क्या अप्लाई कर सकती है? फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास नहीं है, किसी पार्टिकल में मास नहीं है, तो वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। दिस वाज द न्यूटन्स लॉ। और अब इस पार्टिकल, इस रेडिएशन में कुछ मास है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पे क्या अप्लाई करता है? फोर्स, और इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो जाता है बाहर की साइड। ठीक है जी। तो एक चीज ये याद रखना, दुनिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्रो पार्ट में और माइक्रो पार्ट में। माइक्रो का मतलब होता है छोटे पार्टिकल, और मैक्रो का मतलब होता है बड़े पार्टिकल। मैक्रो का मीन्स क्या होता है? बड़े पार्टिकल, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटे पार्टिकल। ओके, नाउ इक्वेशन वाज E इक्वल्स टू E नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन. We are going to plot a graph where this is the kinetic energy of photoelectron. ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ उसकी एनर्जी है. दूसरा यहाँ पे क्या अप्लाई किया जा रहा है? यहाँ पे लिखा मैंने एनर्जी. कौन सी एनर्जी? एनर्जी ऑफ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन. अच्छा ग्राफ है भाई, ये समझने लायक एक ग्राफ है ना. देखो आपको ये एनर्जी दे रखी है. दिस इज द वैल्यू ऑफ E0. दिस इज द वैल्यू ऑफ E0. E0 कौन बताएगा क्या होता है E0? ऑब्वियस फोटो क्या हो गई E0? सरफेस का वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन. तो अगर आपकी एनर्जी इस पॉइंट से नीचे लाई करती है, स्टार्टिंग में अगर फोटोन की एनर्जी इस पॉइंट से नीचे लाई करती है तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. किसी भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व नहीं की जाती. काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है?
जीरो। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप फोटोन की एनर्जी ई यूनिट से ऊपर बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की जरूर आएगी। किसकी वैल्यू? काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले काइनेटिक एनर्जी कहाँ रहेगी? वाई एक्सिस पे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अरे ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। अगर मैं किसी पॉइंट को वाई एक्सिस पे लिखता हूँ तो उस पे एक्स वाली वैल्यू कितनी होती है? जीरो। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो एक्स वाली वैल्यू यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। हाँ, इससे ऊपर जाते हो तो पॉइंट्स कहाँ आने स्टार्ट हो जाते हैं? इसमें। फिर से समझ लो, देखो, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। जब तक आपकी एनर्जी ई नोट तक नहीं पहुंच जाती, ग्राफ इस एक्सिस पे ही रहेगा। जब इससे ऊपर जाओगे तो ग्राफ इस एक्सिस को छोड़ के कहा जाना स्टार्ट करता? आगे। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जब तक एनर्जी ई नोट से कम है वह कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाता, किसी भी टाइप का ग्राफ ऑब्जर्व नहीं किया जाता। इसके बाद ही आपका ग्राफ ऑब्जर्व किया जाए। क्लियर है? कर लोगे इसको? ओके। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में, उसमें दे रखा है इफ ए metal surface have work function of 45 electron volts, work function of metal surface have a work function of 45 electron volt, यानी एनर्जी कितनी दे रखी है उसकी? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? an electron of and a photon of 100 electron volt falls on a metal surface, falls on this metal surface। इस सरफेस पे एक फोटोन फॉल करता है जिसकी एनर्जी कितनी दे रखी है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड। क्या क्या निकालना आपको? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। जो इलेक्ट्रॉन या इजेक्ट होके आने वाला है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लगाओ। फोटोन की एनर्जी कितनी? ई बराबर वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है इक्वेशन? कितनी एनर्जी का फोटोन आता है? एंड ए फोटोन ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए फोटोन ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ई नोट वर्क फंक्शन, ई नोट क्या होगा भाई? अरे बोलो, ई नोट क्या होगा? वर्क फंक्शन कितना? 45 प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्लस में क्या दे रखा उसने? काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 45 यूनिट्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया यहाँ से? 5। ठीक है, और यहाँ पे बचा 9 9 और 4 कितना हो गया? 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड। हाउ विल यू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालोगे? 1/2 mv का स्क्वायर बराबर 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इक्वल टू 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ v का स्क्वायर बराबर होगा 55 और ये m चला जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 55 अपॉन मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखवाया था? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। दिस वॉज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा यहाँ पे? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन यूनिट देखो यहाँ, ये 55 की यूनिट किस में दे रखी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। और जर्नली एनर्जी किस में होती है? जूल में। जर्नली एनर्जी किस में होती है? जूल में। तो मैंने ये जो वैल्यू आई थी, वेलोसिटी वाज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 55 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चाहिए किसमें? जूल। इसमें चाहिए होती है जूल में। एक रिलेशन बता रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 24 जूल्स होता है, सॉरी माइनस का 19 जूल। ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे कट करना है, दैट्स व्हाई नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर दिया? डिवाइड। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? फर्स्ट यूनिट में यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया था मैंने, जिसमें हमेशा आपको एक रिलेशन पता होगा, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो भी रिलेशन है मेरे पास, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। उस रिलेशनशिप को ऐसे यूज करना है, जिस यूनिट को आप कट करना चाहते हो वो अपोजिट में और रखना चाहते हो वो यूनिट ऊपर।
तो रखनी मुझे जूल है 1.67 10⁻⁻⁻19 जूल and electron volt cancel by this 2 into 55 into 1.67 into 10⁻⁻19 upon mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम, ग्राम की बजाय किस में लिया, किलोग्राम। ये होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है जी, कर लोगे इसको? ओके, नाउ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंट भी था। देयर वाज सेकंड एक्सपेरिमेंट विच एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी इफेक्ट? व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड व्हाट इज द ब्लैक बॉडी इफेक्ट? सिंपल सा इफेक्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, हमने हमेशा पढ़ा है कि गर्मी के टाइम में कपड़े व्हाइट कलर के पहनने चाहिए और सर्दियों के टाइम में ब्लैक, यानी विंटर्स में जनरली आपको बोला जाता है ब्लैक पहनने को और समर सीजन में आपको बोला जाता है आपको व्हाइट पहनने को। ऐसा क्यों होता है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस पर जो लाइट फॉल करती है वो लाइट फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक आती है। अगर आप अंधेरे में खड़े हो और कोई ऑब्जेक्ट लाइट में रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट गिरी वो आपकी आईज पे आ रही है। अगर वो एमिट होके आने वाली लाइट ग्रीन कलर की है, ऑब्जेक्ट आपको ग्रीन दिखाई देता है। उस ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिरी और उसने आपकी तरफ पिंक कलर एमिट करके दिया तो लाइट आपको, ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखाई देता है? पिंक, है ना। यानी अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट फॉल करती है वो अपने पास किसी भी टाइप की लाइट को नहीं रखता, एज इट इज विजिबल लाइट आपकी तरफ ट्रांसफर कर देता है, रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट, रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट, तो वो आपको कैसा दिखाई देता है? विजिबल। कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर में, है ना। तो गर्मियों के टाइम में सनलाइट जब आपकी बॉडी पे फॉल करेगी और आपने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो मिनिमम एनर्जी अपने पास रखे और मैक्सिमम आपकी तरफ क्या कर दे? ट्रांसफर, यानी ऑलमोस्ट सारी रेडिएशन आपकी तरफ ट्रांसफर कर देती है। दैट्स व्हाई वो कैसा दिखाई देता है? व्हाइट, और आपको गर्मी कम लगती है। सर्दियों के टाइम पे ब्लैक इसलिए पहनने को बोला जाता है क्योंकि ब्लैक कलर तब दिखाई देता है जब लाइट फॉल करी विजिबल रीजन की, सारी लाइट वहां एब्जॉर्ब हो गई, आपकी तरफ कोई लाइट एमिट होके नहीं आई। आइडियली ऐसा नहीं होगा, ये तो दिखाई ही नहीं देगा। तो लाइट जब फॉल करी वो मैक्सिमम अपने पास रख लिया, मैक्सिमम एनर्जी अपने पास रखी और थोड़ी बहुत एनर्जी आपकी तरफ क्या कर दी? रिफ्लेक्ट। ये कहता है एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम रेडिएशन। वो मैक्सिमम रेडिएशन को तो भाई अपने पास ही रख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी तरफ तो कुछ आने ही नहीं देता, तो ऑब्वियस वो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। और अगर जब रेडिएशन आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं रही, आपके अंदर सारी एब्जॉर्ब होने लग रही है, तो आपको हीट प्रोड्यूस होगी और दैट्स व्हाई विंटर्स में हम कैसा पहनते हैं? ब्लैक। लाइट फॉल करती है, सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कलर होता है व्हाइट और हमें गर्मी कम लगेगी। लाइट फॉल करती है, सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, कलर होता है ब्लैक, हमें गर्मी लगती है। दैट्स व्हाई हम सर्दियों में पहनेंगे ब्लैक और गर्मियों में कैसा पहनते हैं? व्हाइट। अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी? ए बॉडी विच डज नॉट रिफ्लेक्ट्स एनी एनर्जी और एनी रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। ए बॉडी दैट कैन एब्जॉर्ब all radiations falling on it and do not reflect any energy, do not reflect any energy. That body is known as black body. In this universe there is no perfect black body. ये भी याद रखना, स्टेटमेंट इसी के साथ लिख देता हूँ, there is no perfect black body in this universe. मतलब ऐसा नहीं हो सकता भाई। देखो, क्लियर कट सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरी और वो लाइट आपकी तरफ नहीं आई, वो ऑब्जेक्ट 101% आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ब्लैक कलर हमें दिखाई देता है। इसका मतलब वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ क्वांटिटी एमिट भी कर रहा है। वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ क्वांटिटी को एमिट भी कर रहा है। तो कहता है कि ब्लैक बॉडी उसे कहा जाता है, ये बॉडी ऑन विच द लाइट फॉल्स एंड नेवर गेट रिफ्लेक्टेड, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। लाइक यूनिवर्स में होते हैं ब्लैक होल्स,
यूनिवर्स में ब्लैक होल्स होते हैं, बहुत बार सुना होगा कि अर्थ को खतरा है इनसे, ब्लैक होल से। जब डेड हो जाता कोई भी स्टार तो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता, उसमें इवन कुछ भी जाए वापस नहीं आता, चाहे लाइट ही जाए। ब्लैक होल के अंदर अगर लाइट भी जाएगी तो भी रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, वो लाइट को भी खा जाता है। दैट्स वाई ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी की तरह वर्क करते हैं, है ना। और इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। जब भी लाइट फॉल करेगी कुछ ना कुछ पार्ट जरूर एमिट होके आता है। और ब्लैक बॉडीज के केस में ऐसा देखा जाता है, अपॉन हीटिंग दे एमिट्स रेडिएशन, है ना। और इससे पहले जब तक ब्लैक बॉडी इफेक्ट नहीं दिया था, जब तक पढ़ाया नहीं गया था, पढ़ा नहीं था दुनिया ने, तब तक लोग यही मान के चलते थे एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। कलर हल्का लाल है, गहरा लाल है, हल्के लाल की एनर्जी कम होगी, गहरे लाल की एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसा इंटेंसिटी का मीनिंग समझा रहा हूँ। रेड कलर की डिफरेंट शेड्स मिलती हैं, कोई हल्का लाल है, कोई पिंक है, कोई ऑरेंज है, कोई गहरा लाल रंग है। इन सब चीज होते कौन से कलर है, सारे रेड कलर। तो पहले लोग क्या समझते थे, भाई जो हल्का लाल है उसकी एनर्जी कम है और गहरा लाल है उसकी एनर्जी ज्यादा है। ऐसा नहीं है, वहां सिर्फ नंबर ऑफ रेडिएशन क्या है, ज्यादा है, एनर्जी सबकी क्या है, सेम। देखो, अपॉन हीटिंग दे एमिट्स रेडिएशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी ब्लैक बॉडी को आप हीट करते हो, हमेशा क्या एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। और एक सबसे अच्छी बात जो यहाँ ऑब्जर्व करी गई, आप ज्यादा गर्म करोगे, ज्यादा हीटिंग करोगे तो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग टाइप की ऑब्जर्व की जाती है। मैंने एक आयरन का पीस लिया, इसको मैंने हीट किया, हीट करने पे इसका कलर पहले हुआ रेड, फिर और हीट किया, स्ट्रॉन्गली हीट किया, इसका कलर चेंज हुआ येलो। ये सबने ऑब्जर्व किया होगा। और स्ट्रॉन्गली हीट किया, कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू। स्टार्स में भी ऐसा होता है, सन जब राइज होता है मॉर्निंग में रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है तो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। और कुछ स्टार ऐसे भी होते हैं, सन की बात नहीं कर रहा, कुछ स्टार ऐसे भी होते हैं जो कैसे कलर में दिखाई देते हैं, ब्लू। और उनकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। तो ध्यान दो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदल रही है। यहाँ पे क्या बदल रही है, फ्रीक्वेंसी। आपने लोहे को गर्म किया, पहले थोड़ा सा गर्म हुआ, लाल हो गया, और गर्म किया, येलो हो गया, और गर्म किया, कैसा हो गया, ब्लू। और इसकी मुझे पता है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी 680 होती है ना, सॉरी वेवलेंथ कितनी होती है, 680 नैनोमीटर। ब्लू कलर लगभग कितना होता है, 400 नैनोमीटर। क्या बदल रही है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ से क्या बदलता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से प्लैंक्स थ्योरी प्रूव होती है नहीं कि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। मुझे यही प्रूव करना था, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। फिर से सुन लो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो, उसको हीट करते हैं, उससे क्या निकलती है, रेडिएशन। और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होती है जब हीट का टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होता है, चेंज। स्ट्रांगली हीट करोगे रेडिएशन अलग टाइप की निकलती है, वीकली हीट करोगे रेडिएशन अलग टाइप की। ओके, तो देखो क्या था ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट। A body which do not reflect any radiations falling on it is known as black body. In this universe, there is no perfect black body. Okay, clear 2 points. Upon heating, the radiations are emitted from a black body. जैसे this is your black body. Upon heating, the radiations are emitted from black body. And main thing, the energy of the radiations emitted is directly proportional to the frequency. Energy of the radiations emitted directly proportional to the frequency. एग्जाम्पल किसका लिया, आयरन का। आयरन को जब हीट करते हो तो पहले वो होता है रेड कलर का, स्ट्रॉन्ग हीट करते हो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता, और भी स्ट्रॉन्गली हीट करते हो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता, ब्लू कलर, है ना। पहले फ्रीक्वेंसी कम थी और फिर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इंक्रीज। ज्यादा गर्म किया, ज्यादा एनर्जी की फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। और यही प्लैंक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहता था, जो किसको सपोर्ट करती थी, पार्टिकल नेचर। और ये भी किसको सपोर्ट करेगा, फिर पार्टिकल नेचर। ये भी किसको सपोर्ट करेगा, पार्टिकल नेचर। देखो एक ग्राफ से दिखाता हूं, दिस इज द ग्राफ वेवलेंथ।
ये तो समझते होगे वेवलेंथ का रिलेशन किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। अगर किसी की वेवलेंथ पता है तो क्या पता कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लगभग सेम बनेगा। यहाँ लिखता हूँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। टेम्परेचर कितना, T1। कौन सी वेवलेंथ एमिट हुई, दिस इज द वेवलेंथ। मान लो रेड कलर, टेम्परेचर T1 है, कौन सी रेडिएशन एमिट करता वो, रेड कलर। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कितना कर दिया, T2। अब निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है, λ2। और टेम्परेचर बढ़ाया, वेवलेंथ जो रेडिएशन एमिट हुई जनरली क्या पाई गई, T3। पहले जो रेडिएशन एमिट होती थी उसकी वेवलेंथ λ1 थी, गर्म किया तो λ2 हुई, और गर्म किया तो क्या हुई, λ3। टेम्परेचर को इंक्रीज किया, λ3, ठीक है। फिर λ2 और T1 टेम्परेचर पे कितना था, ये T3, ठीक है। T3, T2, T1, सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है, T1। तो इस पे एमिट होने वाली λ1 ज्यादा है, फिर λ2 है, सबसे कम कौन सी है, λ3। देखो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर T3, इस पे वेवलेंथ सबसे शॉर्ट, और वेवलेंथ सबसे शॉर्ट तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ν3, फिर ν2, फिर ν1, है ना। ये रिलेशन ड्राइव होता है यहाँ से कि टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ घट गई, और किसी की वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका सीधा सीधा मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने लग रही है, इंक्रीज। ओके, कर लोगे इसको। तो देखो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दोनों इफेक्ट रिलेटेड थे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी प्लैंक्स थ्योरी से इज प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। सिर्फ ये प्रूव करने की कोशिश थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट सरफेस पे फॉल करके इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, बस एनर्जी लाइट की किससे ज़्यादा हो, वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस। दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जब भी किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं वहाँ से रेडिएशन एमिट होती है और उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, दैट इज प्लैंक्स थ्योरी। ओके, मतलब प्लैंक्स थ्योरी को सपोर्ट करती है। तो ये दो ही टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, इनको अच्छे से स्टडी करना। और आने वाले टाइम में पर वीक आपकी जूम क्लास भी ली जाएगी, जिसमें आप अपने जो डाउट्स होते हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो जब भी जूम क्लास होगी उसके लिए आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, कब होगी केमिस्ट्री की जूम क्लास, और आप उस टाइम तक के लिए अपने जो भी डाउट्स हैं उनको तैयार रखें। आपको जितने भी डाउट्स हैं इस थ्योरी से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, है ना, वो डिस्कस कर सकते हैं। इससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। आपके लिए मैं भी हो सकता है नया हूँ, और आप 11th क्लास में आए, इससे पहले आप 10th क्लास में थे, TGT में थे, है ना। तो आपके लिए जूम क्लासेस बहुत अच्छा रहेंगे इस लॉकडाउन के अंदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।